हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा राजनीति विज्ञान का अध्यापक है। आज आपको जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उससे पहले आपको 18 तारीख को पढ़ाया था साझे विश्वास के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। राष्ट्रवाद के बारे में, जो राष्ट्रवाद के बारे में पहले बताया कि राष्ट्रवाद क्या है। इसके बाद जो आपके राष्ट्रवाद के बारे में जो पहचान दिलाने की जो कोशिश की गई थी और पहचान कौन कौन सी है, तो साझे विश्वास के बारे में अपना पहला जो बताने के लिए बताया गया था, पहले 18 तारीख को आपको बताया गया है। पहला राष्ट्र विश्वास के लिए जरिए बनता है। तो देखिए, तो राष्ट्रवाद के बारे में अपन चर्चा करें कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद किस प्रकार है, किस पे आधारित है। इसके बारे में पहचान करने के लिए हम राष्ट्रवाद के बारे में कुछ लोगों की मान्यताओं को पहचान और समझने की कोशिश के बारे में बातें कर रहे थे कि राष्ट्रवाद कहते किसको हैं, राष्ट्रवाद की पहचान क्या है। तो सबसे पहले पहचान के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी पहली जो पहचान है, वो जो पहचान है वो है साझा विश्वास। तो अपन साझा विश्वास की पहचान के बारे में बात करेंगे। साझा विश्वास क्या है, देखिए। पहला, राष्ट्र विश्वास के जरिए बनता है। राष्ट्र पहाड़, नदी या बहुने की तरह नहीं होते जिन्हें हम देख सकते हैं। तो राष्ट्रवाद के बारे में अपन बात करें कि बहुने की तरह नहीं होते जिसे अपन देख सकते हैं और जिसका स्पष्ट महसूस कर सकते हैं। वे ऐसी चीज़ें भी नहीं हैं जिनके लोगों को विश्वास से स्वतंत्र अस्तित्व हो। किसी समाज के लोगों को राष्ट्र की संख्या देना उसकी शारीरिक विशेषताओं या आचरण पर टिप्पणी करना नहीं है। यह समूह के भविष्य के लिए सामूहिक पहचान और दृष्टि का प्रमाण है। ये कहना जा रहा है कि अपन किसी पहाड़, नदी आदि के बारे में हम जो देखते हैं उसको स्पष्ट महसूस करते हैं, उनके बारे में अपन नहीं कह सकते ये राष्ट्र है या राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद की संख्या देना, किसी समाज के लोगों को राष्ट्र की संख्या देना उसकी शारीरिक विशेषता व आचरण पर टिप्पणी करना नहीं है कि इसके राष्ट्रवाद कहते हैं। ये समूह के भविष्य के लिए सामूहिक पहचान और दृष्टि का प्रमाण माना जाता है कि सामूहिक पहचान हो। भविष्य के लिए सामूहिक पहचान वो दृष्टि ही माना जाता है जो स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व का आकांक्षी है। इस मायने में राष्ट्र की तुलना किसी टीम से की जा सकती है। अगर राष्ट्र की तुलना करनी है तो किसी टीम से की जा सकती है या समूह से की जा सकती है। जब हम टीम की बात करते हैं तो हमारा मतलब लोगों के समूह से माना जाता है जो एक साथ काम करता हुए खेलते हों। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि स्वयं को एकत्रित किया जाए। इससे ज़्यादा हम ये कहते हैं कि स्वयं को एकत्रित किया जाए, वही साझा जो पहचान मानी जाती है। साझा पहचान के बारे में बात करें तो आज एकता के सूत्र में बांधना ही जो राष्ट्रवाद के बारे में सोचते हैं। इसके बाद जो राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं तो इसमें देखिए, राष्ट्र के बारे में जो है समूह मानते हैं। अगर ये आपके बारे में इस तरह से नहीं सोचते हैं तो एक टीम की उसकी हैसियत रह जाएगी और खेलने या काम करने वाले जो महज अलग अलग व्यक्ति, खेल और काम करने वाले जो महज जो अलग अलग व्यक्ति है उसके बारे में अपन रह जाएंगे। तो एक राष्ट्र का अस्तित्व तभी कायम रह सकता है जब सदस्यों को ये विश्वास हो कि वे एक दूसरे के साथ हैं। जब भी राष्ट्रवाद की भावना पनप सकती है। इसे कहते हैं साझे विश्वास के रूप में, इसको साझे विश्वास के नाम से जाना जाता है। इससे अपने देश की पहचान मालूम चलती है कि साझा विश्वास है। दूसरी पहचान होती है इतिहास की बात करते हैं। दूसरा, जो लोग अपने एक राष्ट्र मानते हैं उनके भीतर अपने बारे में बहुधा स्थायी ऐतिहासिक पहचान की भावना होती है। यानी राष्ट्र खुद को इस रूप में देखते हैं कि जैसे वे बीते अतीत के साथ साथ आगत भविष्य को समेटे हुए हों, यानी भविष्य के बारे में भी सोचते हों। वे देश की स्थायी पहचान का खाका प्रस्तुत करने के लिए साझी स्मृतियाँ, किंवदंतियाँ, ऐतिहासिक अभिलेखों की रचना के जरिए अपनी बातें रखते हैं। इसकी कौन कौन सी ऐतिहासिक जो है पहचान है उसके बारे में पहचान रखते हैं। लेखों की रचना के जरिए अपने लिए ऐतिहासिक बोध निर्मित करते हैं। इसी प्रकार भारत के राष्ट्रवादियों ने यह दावा किया है कि एक सभ्यता के तौर पर भारत का लंबा और अटूट इतिहास रहा है और यही सभ्यता, मूल्य, निरंतरता और एकता भारतीय राष्ट्र की बुनियाद है। क्योंकि सभ्य मुल्क, समाज, निरंतरता और एकता भारतीय राष्ट्र की बुनियादी रही है और भारत का जो सभ्यता का जो इतिहास है बहुत लंबा रहा है। देश की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति, विरासत तथा अन्य उपलब्धियों का साक्ष्य प्रस्तुत
प्रस्तुत किया है। उदाहरण नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है। नेहरू की जो पुस्तक है उसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। हालांकि बाहरी लोगों में विविधता और अनगिनत विभिन्नताएँ हैं, लेकिन हर जगह एक एकात्मकता की वह बर्दाश्त छाप थी जिसे हम युगों तक साथ जोड़े रखा है। चाहे हमें राजनीतिक भविष्य हो या दुर्भाग्यजनक हो, फिर भी हम एकता के सूत्र में बंधे हुए। तो हमें ये बताया जाता है, इतिहास हमें बताती है कि हाँ इस प्रकार है कि तीसरी पहचान जो है वो है भू क्षेत्र। तीसरी पहचान की अपन बात करते हैं भू क्षेत्र की। तीसरी पहचान भू क्षेत्र है। बहुत सारे राष्ट्र की पहचान एक खास भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी हुई होती हैं। किसी खास भू क्षेत्र पर लंबे समय तक साथ साथ रहना और उसकी जुड़ी साझी अतीत की यादें लोगों को एक सामूहिक पहचान का बोध कराती है। ये एक होने का जो एहसास देती है कि सभी एक जगह रह रहे हैं, साझी विरासत है, एक जगह सब रह रहे हैं, एक ही पहचान है भौगोलिक क्षेत्र की, एक ही पहचान जो लंबे समय तक यहाँ साथ रहे होते जा रहे हैं, तो वही एक पहचान है, सामूहिक पहचान। इसलिए यह आश्चर्यजनक नहीं है कि जो लोग स्वयं को एक राष्ट्र के रूप में देखते हैं, एक ग्रह भूमि को बात करते हैं, ये लोग जिस भू क्षेत्र पर अपना अधिकार समाते हैं, जिस जगह रहते हैं उस पर अपना दावा पेश करते हैं। और इसे बहुत महत्व है कि राष्ट्र अपनी अपनी ग्रह भूमि के बारे में जो बताया जाता है उसकी पहचान जो है हमें याद दिलाती है कि ग्रह भूमि जो एक क्षेत्र में रहते हैं सभी सामूहिक रूप से रहते हैं, उस ग्रह भूमि के बारे में क्षेत्र की बात करते हैं। तो ग्रह भूमि के क्षेत्र की बात करने के बाद हमें आगे बताया जाता है भू क्षेत्र की पहचान। चौथा जो पहचान है साझे राजनीतिक आदर्श। साझे राजनीतिक आदर्श से पहले जो विभिन्न तरीकों से व्याख्यान करते हैं, कोई इसे मातृभूमि या पितृभूमि के नाम से जानता है, तो अपने से पहचान जो है कई इसे मातृभूमि पितृभूमि के बारे में बताया जाता है। ये मातृभूमि है, मेरी माता है, मेरी भूमि है, जिसे कोई इसे मातृभूमि या पितृभूमि कहता है। कोई पवित्र भूमि, उदाहरण के लिए अयोध्या लोगों ने अपने इतिहास में ज़्यादातर समय दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बिखरे फैले रहने के बावजूद हमने ये दावा किया है उसका मूल ग्रह स्थल फिलिस्तीन है या स्वयं स्वर्ग है। तो भारतीय राष्ट्र की पहचान भारतीय उपमहाद्वीप की नदियाँ, पर्वतों, अंचलों से मानी जाती है, जो कि एक ही भू क्षेत्र पर अलग अलग अधिक समूह का दावा कर सकता है। लिहाजा ग्रह भूमि को आकांक्षा भूमि भर में संघर्ष का एक बड़ा कारण रहा है। तो भू क्षेत्र भी लोगों की एक पहचान है, साझी विरासत है। इसलिए इसके बाद चौथा जो है साझी राजनीतिक आदर्श के रूप में माना जाता है कि साझी राजनीतिक आदर्श क्या है। कि चौथा, हालांकि अपने भू क्षेत्र और साझी ऐतिहासिक पहचान लोगों में एक होने का बोध पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन भविष्य के बारे में साझा नजरिए और अपना स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व बनाने की सामूहिक चाहत ही मूल बात है कि हमें साझी राजनीतिक आदर्श है कि हमें भविष्य में राजनीति का अस्तित्व जो है स्वतंत्र है। कोई भी व्यक्ति जा सकता है, कोई भी खड़ा हो सकता है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, जो राष्ट्र की बाकी समूह में अलग करती है। राष्ट्र के सदस्य के इस बारे में एक साझा दृष्टि है कि वह किस तरह का राज्य बनाना चाहते हैं। बाकी बातों के अलावा वह लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष, उदारवाद जैसे मूल्य और सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं। असल में ये बातें शर्त है कि इसके आधार पर वे साथ साथ रहना चाहते हैं। दूसरे में ये शब्दों में ये विचार राष्ट्र के रूप में उसकी राजनीतिक पहचान को बताता है कि हम किस देश में रहते हैं, उनकी राजनीति क्या है, किस प्रकार की पहचान है, इसके बारे में पूरी बात करते हैं। लोकतंत्र में कुछ राजनीतिक मूल्यों और आदर्शों के लिए भी साझी प्रतिबद्धता ही किसी राजनीतिक समुदाय राष्ट्र का सर्वाधिक वांछित आधार माना जाता है। कि लोकतंत्र के लिए राजनीति भी एक सबसे आदर्श मूल्य माना जाता है, क्योंकि मूल्य और आदर्शों के लिए साझी प्रतिबद्धता मानी जाती है कि सब लोग एक लोकतंत्र में जुड़ जाते हैं और राजनीतिक समूह को भी एक लोकतंत्र की पहचान मानी जाती है। इसलिए कह सकते हैं कि अपन राष्ट्र का रूप जो है सामूहिक माना जाता है। इसके अंतर्गत राजनीतिक समुदाय के सदस्य कुछ दायित्व से बंधे होते हैं। वह दायित्व सभी लोगों के नागरिक के रूप में अधिकार को पहचान लेने में पैदा होते हैं। अगर राष्ट्र के नागरिक अपने या सह नागरिकों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को जानने और मान लेते हैं तो उसे राष्ट्र मजबूत हो जाता है। और हम यहाँ तक कह सकते हैं कि आपसी जिम्मेदारियों की इस परिप्रेक्ष्य को मान लेना राष्ट्र के प्रति वफादारी की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है। इसलिए तो राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी वही निभाता है जो राजनीति को मान करके चलता है। इसके बाद जो साझी राजनीतिक पहचान और भी हैं जिसके बारे में बहुत से लोगों का मानना है कि हम जैसा राज्य का समाज बनाना चाहते हैं उसके बारे में साझी राजनीतिक दृष्टिकोण व्यक्ति को एक राष्ट्र के रूप में बांधने के लिए पर्याप्त नहीं होती। इसके स्थान पर वो एक समान भाषा और जाति, वंश, परंपरा जैसी साझी सांस्कृतिक पहचान को भी माना जाता है कि सबकी संस्कृति, जाति, पहचान जो है सभी को एक जगह माना जाए, उसकी पहचान की जाए और सभी को एक समूह के रूप में रहे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक ही भाषा बोलना अपने संवाद को काफ़ी आसान बना देती है। समान धर्म पर और सारे विषयों और सामाजिक रीति रिवाज साझे
हो जाते हैं। एक जैसे त्यौहार मनाना, एक जैसे मौके पर छुट्टियाँ जाना, एक जैसी पत्ती को जान करना लोगों को करीब ला सकता है, लेकिन साथ ही ये भी उन मूल्यों के लिए खतरा भी उत्पन्न कर देता है जो जिसमें हम लोकतंत्र में महत्वपूर्ण मानते हैं। इसलिए आज जो आपको टॉपिक करवाया गया है वो राष्ट्र की पहचान के जो टॉपिक आपके सामने पढ़ाए गए हैं, जो टॉपिक आपके सामने किया गया है, पहले आपको बता दिया गया इतिहास, दूसरा भू क्षेत्र, तीसरा साझी राजनीति का आदर्श और चौथा साझी राजनीति की पहचान जो आपके सामने आज करवाया गया है, इसे कहते हैं राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद की पहचान के पॉइंट मैंने आपको आज की क्लास में करवाया गया है। आगे की क्लास में आगे के पॉइंटों के बारे में आपको करवाया जाएगा। जब तक के लिए जय हिंद।